हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हिस्ट्री के दोस्तों टॉप 200 एमसीक्यू, जो कि ये पार्ट 5 होगा। दोस्तों, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 5 है। अगर पार्ट 1, 2, 3, 4 आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपके सारे वीडियो वहाँ पड़े होंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री का ये होगा। इसके बाद मैं पॉलिटी का आपको सेशन कराऊंगा। ये 5 वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशली डेडिकेटेड हैं, डिजाइन किए गए हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज और उदय प्रताप कॉलेज, जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, जिस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा उसके लिए है। तो ठीक है दोस्तों, तो एक बात मैं और बता दूं आपको कि अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो है हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी डीएनएस एजुकेयर ऐप में आपको इसका फ्री सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप आराम से जाइए, डीएनएस एजुकेयर को डाउनलोड करिए और वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्ष 1999 का बैसाखी का त्योहार पंजाब ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी ऑफ द ईयर 1999 इन पंजाब इज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बिकॉज। तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्यों है? अगर मैं बात करूं बैसाखी की, तो दोस्तों बैसाखी ही वो त्यौहार था जिस दिन 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक, इसी दिन दोस्तों मैंने बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कई हजार लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। कहा जाता है कि निकलने और जाने का रास्ता, आने और जाने का एक ही रास्ता था। यहाँ पर जो लोग जाते थे बहुत संकरा रास्ता था। जब ऑर्डर दिया जनरल ने, ठीक है, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया, गोलियों की बौछार उसकी सेना ने कर दी, लोगों पर, निहत्थे लोगों पर कर दिया। और उस दिन बैसाखी का ही त्यौहार था, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस दिन को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1699 में। तो दोस्तों कब हुई थी? 1699। अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा, तो 1699, 1799, ठीक है, 1899 और 1999। तो दोस्तों 100, फिर 2, फिर 3, यानी 300 साल पूरे हो गए थे खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद। इसलिए जो है 1999 का बैसाखी का त्यौहार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस त्योहार को क्या था? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, 300 वर्ष इसके पूरे हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो भैया ये क्वेश्चन ना हटे, ई भैया बम हटे, बम बारूद हटे, क्वेश्चन नहीं, एकदम जलवा है, जलवा है, जुम्बिश। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज रोड द बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक? देखिए, बायोग्राफी का मतलब होता है जो किसी और ने किसी और के जीवन पे लिखा हो। ऑटोबायोग्राफी होता है जो किसी ने खुद के जीवन के ऊपर लिखा हो। ऑटोबायोग्राफी की अगर बात करें तो आप जानते हैं, नाम आपने सुना भी होगा, एक ऑटोबायोग्राफी जो कि मुगल एम्पायर के पहले बादशाह थे जिनका नाम था बाबर, उसने एक अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुजूक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजूक ए बाबरी। और तुजूक ए बाबरी पहली ऐसी किताब थी जो मुगल एम्पायर में टर्किश में लिखी गई थी, टर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी, टर्किश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तुर्की लैंग्वेज में। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद जितनी भी किताब आई दोस्तों वो लिखी गई थी किसमें? फारसी में लिखी गई थी, यानी पर्शियन में लिखी गई थी। इसके बाद जो भी मुगल एम्पायर में, जैसे अकबरनामा आया, अकबरनामा अबुल फजल ने जो लिखा था, वो सब जितना
क्या लिखा गया, फारसी में लिखा गया, पर्शियन में लिखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये किस में लिखा गया, फारसी में लिखा गया। और ये तुजू के बाबरी किस में लिखा गया था, टर्किश में लिखा गया था। किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, फारसी आपको कैसे पता चलेगा कि कोई किताब फारसी में लिखा गया है, तो उसके नाम से हमें पता चलता है। देखिए, नामा किसी भी किताब के लास्ट में अगर लगा है ये वर्ड, तो इसका मतलब ये फारसी में लिखा गया है। जैसे अकबरनामा, अब देखिए तुजू के बाबरी का बाद में जब ट्रांसलेशन करके उसको फारसी में बदला गया, पर्शियन में चेंज किया गया, तो इसका नाम बाबर नामा हो गया था। क्या हो गया था, बाबर नामा हो गया था। तो नामा देखिए लग गया ना लास्ट में। तो इस तरह से नामा अगर लग जाए तो समझ जाइएगा कि वो फारसी में लिखा गया है, पर्शियन में लिखा गया है, ठीक है। हुमायूं नामा जैसे, है कि नहीं। तो चलिए, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, गुरु अंगद देव ने लिखा था। किसने लिखा था, गुरु अंगद देव ने लिखा था। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं दोस्तों अगर बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये लीजिए, सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया था। हु स्टार्टेड द मिलिट्री सेक्ट खालसा ऑफ सिख्स। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं हर राय, हर किशन, गोविंद सिंह या भाई साहब बताइए। अब यहाँ पे इन्होंने रोग बहादुर लिख दिया, तेग बहादुर को रोग, कोई नहीं, तेग बहादुर में कर दे रहा हूँ, ये ब कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिखों के सैन्य संप्रदाय का खालसा का प्रवर्तन किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये गलत टाइपिंग हो गया था, ठीक है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा टाइपराइटर मास्टर साहब को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूँ मिलिट्री सेक्ट यानी एक मिलिट्री बनाने की अगर किसी ने बात की, या खालसा प्रवर्तन का या खालसा की इस्टेब्लिशमेंट की अगर किसी ने बात की दोस्तों, तो उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे किसके, सिख धर्म में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इन्होंने एक सिखों के लिए 5 ककार दिए। सिखों के लिए यानी सिख के लिए इन्होंने कहा कि 5 चीज सिख को रखना बहुत जरूरी है। सिख्स को 5 चीज, 5 सब्सटेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये कहा जाता था ककार, इनको कहा जाता था, ककार कहा जाता था, 5 ककार। ककार का मतलब क से उसका नाम शुरू होगा, पांचों क से शुरू होगा। जैसे केस हो गया, केस उनको रखना है बड़ा बड़ा और उसके ऊपर पगड़ी पहननी है, ठीक है ना। कंघा रख के चलना है हमेशा। उसके बाद कच्छा रख के चलना है, ठीक है। उसके बाद क्या रखना है, उसके बाद केस, कंघा, कच्छा, ये सब सारी चीज़ें रखनी है। ये सब सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये रखना है इनको। कृपाण रखना है, कृपाण यानी एक छुरी होती है छोटी सी, है नहीं, इनको रखना है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बात कही रखने की शुरुआत किया मिलिट्री सेक्ट का। किसने, गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसीलिए जबकि बैंक में किसी को भी अलाउ नहीं होता कि वो कोई भी हथियार लेकर जाए, लेकिन सिख धर्म में आर्टिकल 25 का इनको छूट मिलता है और ये आराम से पहनकर मतलब लेकर जा सकते हैं छोटे छुरी यानी कृपाण को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लीजिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन, ये सिंध लिखा हुआ है, सिंध कर लीजिएगा। व्हेन डिड, क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड द ब्रिटिश टेक पोसेशन ऑफ सिंध। यहाँ सिंध लिख लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने सिंह कर दिया है कि नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। तो इन्होंने कर दिया है दोस्तों सिंह, लेकिन आपने कर देना है सिंध, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं सिंध, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा सिंध, ठीक है। तो सिंध पर इन्होंने कब अटैक करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिंध पर कब्जा कब कर ली थी। तो दोस्तों 1843 में किया था इन्होंने, 1843 में इन्होंने कब्जा कर लिया था सिंध पर अटैक करके। सिंध का जो है राजा था उस समय, और उस पर अटैक करके इन्होंने क्या कर लिया, सिंध पर कब्जा कर लिया। और मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो उस समय जो गवर्नर था इंडिया का वो था एलन बरो, लॉर्ड एलिन बरो, एलिन बरो कर देते हैं, ठीक है। एलन बरो उसका नाम था, ये था, ठीक है। और लॉर्ड एलन बरो ने ही स्टार्ट किया था दोस्तों संडे की छुट्टियों का। तो संडे की छुट्टियों का
1842 से 1844 तक ये क्या रहता है, ये गवर्नर रहता है इंडिया का। और लॉर्ड एलनबरो ने ही संडे की हॉलीडे की छुट्टियां भारत में शुरुआत की थी, इस बात को भी ध्यान से याद रखिएगा। ये दो काम याद रखिएगा, 1843 में सिंध पर इसने कब्जा किया, और संडे की छुट्टियां हॉलीडे जो शुरू हुआ वो दरअसल वो यहीं से शुरू हुआ। दोस्तों हॉलीडे का जो कॉन्सेप्ट आता है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आता है संडे का, क्योंकि उस समय होता क्या था ना कि जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो वहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर जब बेवकूफ़ बनाना शुरू हुआ, तो वहाँ पे जो राजा थे ना उनका कहना था कि भाई साहब तुम लोग धर्म को फॉलो करो, समझिए। और धर्म को फॉलो करवाने के लिए उन्होंने जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी बहुत ज़्यादा मेहनत कश लोग थे, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, उनको दिन भर खटवाते थे, वो दिन भर। लेकिन हफ्ते भर खटवाने के बाद, जब एकदम हार्ड वर्क करने के बाद अपने खेतों में काम कराते थे, अपने घरों पे काम कराते थे, सारे काम कराने के बाद जब उनको लास्ट टाइम कुछ देना होता था तो थोड़ा बहुत खिला करके, थोड़ा बहुत पैसे दे करके उनको भेज देते थे वापस। और बाद में उनको लगने लगा कि ये एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने लगेंगे, हमारे ही खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट करने लगेंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे, सड़कों पे उतर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात राजा को पता थी, और ये बात उसके दिमाग में चर्च के लोगों ने भरी कि अगर आप एक दिन ऐसा घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ छुट्टी का दिन हो, और वो हॉलीडे हो, हॉली हॉली का मतलब पवित्र, हॉली का मतलब पवित्र, पवित्र दिन हो, और उस दिन सिर्फ लोग जाकर के क्या करें, पूजा करें, चर्च में जाकर के प्रे करें। अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो आप जनता के लिए महान बन जाएंगे। इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कॉन्सेप्ट आता है हॉलीडे का। हॉली का मतलब पवित्र, पवित्र का मतलब वो दिन छुट्टी दिया जाता था मजदूरों को, किसानों को, कि आप जाइए दिन भर आप प्रे करिए, चर्च में जाकर के प्रार्थना करिए गॉड से। ये दिन गॉड का दिन है, हॉलीडे का मतलब गॉड का दिन है, ईश्वर का दिन है, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। तो दोस्तों अगर बात करें गुरु नानक के जन्म स्थान की, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी करते रहिएगा इस क्वेश्चन का। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था कहाँ। आपके ऑप्शंस हैं गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर और तलवंडी। तो दोस्तों गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी, और इनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था दोस्तों, तलवंडी पाकिस्तान में जन्म हुआ था, ठीक है। और मैं अगर बात करूं तो दोस्तों सिख धर्म की स्टार्टिंग भी इन्होंने किया। ये पहले यानी फर्स्ट गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे किसके, सिख के, ठीक है। और मैं अगर बात करूं दोस्तों, सिखिज्म के फर्स्ट गुरु थे ये। और मैं बात करूं इनके बाद भी 9 गुरु और आए, जैसे कौन कौन आए। देखिए गुरु नानक के बाद कौन आए, तो पहले आए नानक जी, गुरु नानक देव पहले आए, नानक देव, ठीक है। उसके बाद कौन आए, अंगद, अंगद गुरुदेव आए, नानक अंगद। उसके बाद अमरदास, रामदास, ठीक है। रामदास के बाद अर्जुन देव आए, 5वें गुरु जो थे, ठीक है, जिनको जहांगीर ने फांसी की सजा दे दी थी, ठीक है, क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के बेटे को भड़का दिया था, क्योंकि जहांगीर अपने जो बेटे थे ना, खुसरो उनके बेटे थे, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा उन्होंने एक तरह से कार्रवाई कर दिया था, बहुत ज़्यादा खुसरो अपने पिता से नाराज चल रहे थे, उसी में अर्जुन ने उनका हेल्प कर दिया था। और जहांगीर को पता चला कि अर्जुन ने हेल्प किया है, तो अर्जुन को फांसी की सजा दे दी। फिर उसके बाद हर गोविंद आते हैं, हर गोविंद, ठीक है, 6वें गुरु। फिर उसके बाद आता है हर राय, फिर आते हैं हर किशन, ठीक है। उसके बाद 9वें गुरु जो आते हैं उनका नाम रहता है दोस्तों गुरु तेग बहादुर। कौन है, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। और उसके बाद 10वें गुरु जो आते हैं उनका नाम रहता है कौन, गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम रहता है, गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखिएगा। ये 10 गुरु को मैंने आपको नाम बता दिए, नानक देव, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में, पाकिस्तान में हुआ था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है। तो सच्चा बादशाह, एक काम करिएगा, बादशाह से ज़्यादा बेहतर एक वर्ड आता है पादशाह, क्योंकि सिखों में ना, पंजाबियों में पादशाह चलता है, ठीक है। इसलिए सच्चा बादशाह किसने अपने आप को कहा था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद, तेग बहादुर या अर्जुन देव, ठीक है। फटाफट से बताइएगा इसको।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन। हाँ जी। बादशाह कह लें, पादशाह कह लें, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को, जो कि पांचवें गुरु थे, और मैंने अभी बताया भी कि खुसरो की मदद करने की वजह से, जो कि जहांगीर के लड़के थे, दरअसल खुसरो ने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, अपने पिता के ही खिलाफ। दरअसल विद्रोह करने का वजह था, देखिए हुआ क्या था, जहांगीर की जो पहली शादी हुई थी वो मानबाई से हुई थी, जो कि एक राजपूत महारानी थी। अब मानबाई से शादी होने के बाद कुछ ही साल बाद खुसरो होता है, और खुसरो का जब जन्म होता है तो जहांगीर एकदम छोड़ देता है मान भाई के साथ रहना। और जब छोड़ देता है तो मान भाई को धीमे धीमे ये फील होने लगता है, अकेलापन महसूस होने लगता है। और इलाहाबाद के किले में, यही इलाहाबाद के किले में उनको अकबर जो है भेज देता है रहने के लिए, कि ठीक है सारी, जाओ वहां पर रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, सारी सुविधाएं यहाँ से मैं दे रहा हूँ। लेकिन जहांगीर पी करके बस पड़ा रहता था, रात दिन भर अफीम के नशे में, समझ लीजिए शराब के नशे में पड़ा रहता था। मान भाई को एक बार भी ध्यान नहीं देता था। और एक दिन ऐसा आया जब मान भाई ने खुद से सुसाइड कर लिया और आत्महत्या कर लिया जब, तो खुसरो को ये बात जब बड़े होकर पता चला कि मेरी माँ की जो डेथ हुई थी वो जहांगीर की वजह से हुई थी, सलीम भी जिसका नाम है, जहांगीर का नाम सलीम भी है, उसकी वजह से हुई है, तो अपने पिता के ही खिलाफ उसने झंडा बुलंद कर दिया और कहा कि मैं पिता को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी माँ का जो डेथ हुआ है वो मेरे पिता की वजह से हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है उस समय? गुरु अर्जुन देव, जो कि पांचवें गुरु रहते हैं दोस्तों। इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ, जो कि सिखों का पवित्र ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब कह देते हैं। आदि ग्रंथ की अगर रचना किसी ने की थी तो किसने किया था? तो दोस्तों आदि ग्रंथ की रचना जो की थी वो किया था दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है ना, जो कि पांचवें गुरु थे। और मैं अगर बात कर रहा हूँ कि गोल्डन टेम्पल को भी बनवाने का अगर श्रेय जाता है तो दोस्तों वो सिख के पांचवें गुरु को ही जाता है, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। इनको किसने फांसी पे लटका दिया था? जहांगीर ने, ठीक है, याद रखिएगा। किसकी मदद करने की वजह से? खुसरो की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? लाहौर was the political capital of रणजीत सिंह, which city was called his religious capital? तो दोस्तों अगर बात करें रणजीत सिंह की, तो दोस्तों इनकी एक आंख ना नहीं थी, ये एक आंख से ब्लाइंड थे। जब किसी ने इनसे पूछा कि आपकी एक आंख चली गई है, आपको कैसा महसूस होता है, तो इन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया। इन्होंने कहा कि शायद ईश्वर ने मेरी एक आंखें इसलिए ले ली हैं कि मैं सबको एक निगाह से देख सकूं, सबको एक नज़र से देख सकूं, किसी के बीच भेदभाव न कर सकूं, किसी के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकूं, ठीक है ना। रणजीत सिंह जो थे, राणा रणजीत सिंह भी कह देते हैं, कहीं कहीं रणजीत सिंह भी कह देते हैं, जो कि सिख के बहुत बड़े फरमाबरदार और बहुत ही बेहतरीन, ये कहे जा सकते हैं कि शासक थे। अंग्रेज बहुत ज़्यादा इनसे डरते थे, बहुत ही ज़्यादा डरते थे इनसे अंग्रेज, ठीक है ना। और इन्हीं के पास एक समय से कोहिनूर हीरा भी एक समय इन्हीं के पास हुआ करता था, ठीक है ना। कोहिनूर हीरे की कहानी बहुत लंबी है, बस एक समय इनके पास कोहिनूर हीरा भी हुआ करता था। इन्होंने सबसे पहली जो राजधानी बनाई थी पॉलिटिकल, वो तो लाहौर को बनाया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो इन्होंने एक रिलीजियस कैपिटल बनाया था वो पंजाब के अमृतसर को बनाया था, जो कि गोल्डन टेम्पल वहां हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? हु एमंग द फॉलोइंग इंडेड द डायरकी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल? तो देखिए डुअल सिस्टम शुरू किसने की थी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जब 1657 में प्लासी की लड़ाई जब जीत लिया रॉबर्ट क्लाइव ने, तो वहां पर बंगाल में उसने डुअल सिस्टम शुरू किया, डायरकी सिस्टम भी कह देते हैं इसको। तो ये डायरकी सिस्टम ये क्या था? डायरकी सिस्टम में ये था कि नवाब जो है, सिस्टम को ना, एडमिनिस्ट्रेशन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, और एक किया गया, ध्यान रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन लिख दीजिए, और दूसरा किया गया रेवेन्यू कलेक्शन के जिम्मेदारी दिया गया। कैसे? देखिए जैसे ही इन्होंने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की, नवाब जो बनाया वो इसी बेस पे तो गद्दारी किया था मीर जाफर ने, कि चलिए मुझे नवाब बना दीजिएगा तो मैं अपने मालिक सिराजुद्दौला के ही खिलाफ एक तरह से दगाबाजी कर दूंगा, और धोखेबाजी किया उसने।
तो दोस्तों धोखेबाजी जब किया उसने तो इसी बेस पे धोखेबाजी किया कि अंग्रेजों से उसकी पहले से ही एग्रीमेंट हो चुकी थी कि हमें नवाब बनाएंगे तभी हम करेंगे, तो नवाब वो बना देता है अंग्रेज। लेकिन वो कहता है कि भाई यहाँ पे अब डुअल सिस्टम चलेगा। डुअल सिस्टम का मतलब क्या था? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये था बंगाल में कि जो नवाब होगा वो देख रेख करेगा सारा एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी नाली सड़क जो भी बनाना है, स्कूल मदरसा जो भी बनाना है वो काम करेगा, शिक्षा का एजुकेशन का जो भी काम हो वो करेगा वहाँ का नवाब। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, यानी टैक्स को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। समझ रहे हैं ना बात को? तो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन देखो कोई दिक्कत नहीं है, घर का काम करो, सास भी कभी बहू थी, समझ रहे हैं कि नहीं, तो वो वाला काम करो। तो इस तरह से नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये दो चीज़ें बढ़ जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम रहता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, नवाब का काम रहता है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। तो इसी को कहते हैं डायरकी सिस्टम या डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों शुरू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, लेकिन इसमें पूछा क्या है? रॉबर्ट क्लाइव ने तो शुरू किया था, स्टार्ट किया था डुअल सिस्टम, ठीक है, लेकिन खत्म किसने किया था? क्योंकि यहाँ लिखा है कि एंड किसने किया था, तो भैया एंड किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने एंड किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने एंड किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना मोटा रकम कमाकर वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड जाता है ना कि इसके ऊपर केस चलने लगता है। इंग्लैंड में जाता है जब, तो वहाँ की पार्लियामेंट इसके ऊपर केस लगा देती है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस लग जाता है कि इतना मोटा रकम कहाँ से कमा कर आया है, इसका मतलब इंडिया में इसने बहुत सारी करप्शन किया है, इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं ये जब इंग्लैंड जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का सबसे बड़ा सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो मैं बात करूं अगर रणजीत सिंह की, तो रणजीत सिंह के जो कंटेम्प्रेरी में दोस्तों उस वक्त गवर्नर जनरल थे, वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन का अब आंसर आपको शायद पता चल गया होगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने ही स्वागत किया था राणा रणजीत सिंह, जो कि रोपड़ में थे और बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे, क्योंकि जानते थे कि रणजीत सिंह का पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए अंग्रेज जो थे वो किसी का सम्मान ऐसे क्यों करते, जाहिर सी बात है पावर रहा होगा तभी। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल था दोस्तों, उसने सती प्रथा को भी एंड किया था, जिसका मैं बात कर रहा हूँ, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के सती प्रथा को भी एंड किया। और इसी ने एक ठगी प्रथा को भी खत्म किया। ठगी प्रथा, लूट सिस्टम, जो ठग करते थे ना, ठग क्या करते थे? आकर के गरीबों को लूट लेते थे, ठीक है ना, वो सिस्टम भी किसी ने खत्म किया। तो वो कौन किया था? वो किया था दोस्तों, इन सारी बात मैं कर रहा हूँ जो ये दरअसल कौन है, ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों ये बात कर रहा हूँ मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया। द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम कंपनी टू एम्परर वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858। दोस्तों अगर बात करें 1858 की, तो 1857 में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको हम फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं भारत का। वी डी सावरकर ने ये कहा था, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कहा था 1857 के, कि दोस्तों अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, इस वक्त जो लॉर्ड केनिंग था, वो कहता है कि भारत में अगर सिंधिया ने हमारा सहयोग नहीं किया होता तो शायद सिंधिया ने, एक कोटेशन भी बोलता है लॉर्ड केनिंग कहता है कि बाढ़ आ रहा था, एक सैलाब आ रहा था, भारतीय लोगों के, राजाओं के, सेनाओं का बाढ़ आ रहा था, वो हमारे ऊपर इतनी बुरी तरह टूट पड़े थे कि अगर सिंधिया लोगों ने बांध बन करके हमारी रक्षा नहीं की होती ना, तो हमें डोली डंगा उठा करके अपना सारा पैकिंग कर करके हमें इंग्लैंड ही जाना पड़ता वापस। सिंधिया ने सबसे बड़ा सपोर्ट किया था उस टाइम, लॉर्ड केनिंग ये कहता है कि 1857 का जब रिवॉल्यूशन हुआ तो सिंधिया ने सबसे ज़्यादा मदद किया। भाई साहब घर में ही जब गद्दार बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं अंग्रेज तो शासन करेंगे ही। तो आप जब पढ़ेंगे 1857 का रिवॉल्यूशन तो आपको पता चलेगा कि कैनिंग का सबसे ज़्यादा किसी ने हेल्प किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो सिंधिया थे। सिंधिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी मना कर देते हैं कि हम सपोर्ट आपको नहीं करेंगे, जबकि वो मांगी थी सपोर्ट। ग्वालियर में जाकर के झांसी की रानी को भी मार दिया जाता है। ग्वालियर जानते ही हैं आप, मध्य प्रदेश के एकदम कनेक्टेड एरिया है उत्तर प्रदेश से, लास्ट में, और मध्य प्रदेश का कनेक्टेड है वहाँ।
तो वहां पर भी मांगता है मदद सिंधिया, मांगती है मदद झांसी की रानी, लेकिन वहां पर भी कोई सिंधिया हेल्प नहीं करता है। लॉर्ड कैनिंग कहता है ये साफ साफ कि उन्होंने बांध बन करके हमारी सहायता किया, बांध जैसे पूरे पानी को रोक लेता है उसी तरह बांध बनकर सहायता किया। और लेकिन 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद ये सारा मामला जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था ना इंडिया में, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। कहा गया कि अब कंपनी का रूल हमेशा हमेशा के लिए ओवर हो जाता है। अब जो कंपनी का रूल होगा वो कंपनी का रूल ना होकर के अब किसका रूल होगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट जो राजकुमार होगा ब्रिटेन का, यानी ब्रिटेन का जो ब्रिटेन की महारानी होगी या ब्रिटेन का राजकुमार होगा, वो वहाँ का यहाँ का शासन देखेगा, इंडिया का, वहीं से शासन करेगा इंडिया में। ठीक है, तो दोस्तों ये बात जो पढ़ी गई थी, खबर की घोषणा की गई थी, वो इलाहाबाद में की गई थी। याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। तो दोस्तों सैयद भाई जो थे वो मुगल एम्पायर में, जब मुगल एम्पायर का पतन हो गया 1707 में, औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उसके बाद जितने भी शासक आए बहुत ही कमज़ोर कमज़ोर शासक आए। तो दोस्तों कमज़ोर शासक के आने के बाद क्या हुआ कि स्थिति इतनी कमज़ोर हुई कि भारत में एक शासक आया जिसका नाम था मुहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता था। बहुत ही बड़ा जो है कि शौकीन था जो है गलत आदतों का, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है, रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। और उस समय अब जाहिर सी बात है, बादशाह जब रंगीला होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से नहीं चलाएंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पर जब एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चला रहे थे तो सैयद बंधु जो थे, दो भाई थे सैयद ब्रदर्स, इन्होंने ना पूरे मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा कर लिया था। और इतना ज़्यादा इनका कब्जा हो गया था कि समझ लीजिए सारे फैसले में इनका ही चलता था सब कुछ। ठीक है, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला को ये बात पता चला। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला की मैं बात बताऊं तो इसको लड़की से ज़्यादा लड़के पसंद थे। और ये जब भी कोर्ट में जाता था ना तो ये लड़की के ही कपड़े पहनता था। और यहाँ तक कि कभी कभी तो नेक्ड होकर के ये नंगा चलता था दरबार में। और औरतों को नहीं, ये आदमियों को अपने पास रखता था हमेशा, और आदमियों की हाई संगति इसको पसंद था। समझ जाइए कैसा था आप। तो सैयद ब्रदर्स को इसने ही खत्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, मोहम्मद शाह ने खत्म कर दिया। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। Who among the following was the ruler of Delhi at the time of नादिर शाह invasion। तो दोस्तों नादिर शाह जब आक्रमण करता है 1739 में, उसी समय पूछा गया है कि उस समय कौन था, शासक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, जल्दी जल्दी बताइए तब तक मैं देख लूं, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें कॉल ना करने लगते हैं लोग, क्या ही किया जा सकता है इसमें। मैं थोड़ा सा इसको साइलेंट कर देता हूँ। चलिए आप बताइए फटाफट से। तो दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण के समय जो दिल्ली का शासक था वो कौन था। तो दोस्तों 1739 में जो दिल्ली का बादशाह था वो मुहम्मद शाह था। ठीक है ना, कौन था, मुहम्मद शाह। 1739 में दोस्तों जब इसने अटैक किया नादिर शाह ने, तो इसने बहुत सारी चीज़ें भारत से लेकर भाग गया, जैसे मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन यानी पिकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन यानी पिकॉक थ्रोन जो कि बनाया था किसने, शाहजहां ने बनवाया था। पिकॉक थ्रोन को ये लेकर उड़ जाता है, मतलब लेकर भाग जाता है। और यहाँ तक कि ये लूट मार करके भागता है ना, तो कुछ दिन तक ये दिल्ली की गद्दी पे भी बैठा रहता है, लेकिन बाद में मोहम्मद शाह को कहता है ठीक है, मुझे जितना चाहिए था मैं लेकर जा रहा हूँ, तुम फिर से गद्दी पे बैठ जाओ। समझ रहे हैं। तो नादिर शाह आक्रमण करता है 1739 में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। तो देखिए करनाल की लड़ाई हुई थी। ठीक है ना, हरियाणा में करनाल की लड़ाई होती, इसी करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था। अब भाई रंगीला बादशाह रहेगा, हारना तो तय है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा, पानीपत की बात करें तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। ठीक है, कितनी, 3। एक होता है 1526 में, एक होता है 1556 में 1556, एक होता है लास्ट 1761 में। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है दोस्तों। तो पहला होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। पहला होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा होता है दोस्तों पानीपत की लड़ाई अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच।
तीसरा जो होता है वो होता है अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा, जो कि अफगानिस्तान का रहता है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, बनाम मराठा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अवध की स्वायत्त जो एक राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अवध राज्य की जो स्थापना थी, जो कि एक स्वतंत्र राज्य था, ऑटोनॉमस स्टेट था, उसकी स्थापना अगर किसी ने की थी तो दोस्तों वो किया था सादत खान ने। किसने किया था? सादत खान ने। अवध के ही नवाब थे वाजिद अली शाह। जब अंग्रेज उनको पकड़ने आए ना, तो वो जूता उतार के बैठे हुए थे, गद्दी पे बैठेंगे तो जूता उतार के ही बैठेंगे, मतलब वो जूती उती जो होता था राजाओं का। यहाँ तक कि ये राजा इतने ज्यादा मतलब वो थे कि अगर मैं बात करूं तो उसने कहा कि मेरा जूता ही उतरा हुआ है तो मैं पहनूं तब तो मैं भागूं। वो कोई पहनाना वाला नहीं था, वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन वो खुद से बैठ करके मतलब खड़े होकर पहना नहीं, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे तो नवाब हुआ करते थे। आइए आगे, टीपू सुल्तान का क्वेश्चन अब दोस्तों है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से वो कौन गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि टोटल कितने वॉर हुए थे, तो ध्यान रखिएगा 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, जिसमें कि तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1790 से 1792 तक। तो दोस्तों इस युद्ध में टीपू सुल्तान की जो लड़ाई हुई थी वो जो अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड कार्नवालिस, दोस्तों किससे हुआ था? लॉर्ड कार्नवालिस, इसी से हुआ था। और दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? जैसे मैं कहूँ तो अस्थाई परमानेंट सेटलमेंट की सुविधा, अस्थाई बंदोबस्त की सुविधा इसी ने शुरू की थी। अस्थाई बंदोबस्त, रेवेन्यू सिस्टम था, अस्थाई बंदोबस्त इसी ने शुरू किया था। और इसी ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद प्रेसिडेंसी के लेवल पे इसने एक जज का ओहदा दिया, जज का एक ओहदा दिया। जो कलेक्टर होते थे ना उनको एक जज बनाकर दिया और कहा कि आप ही लोग जज का काम करेंगे। न्यायिक प्रक्रिया भारत में अच्छी की, जुडिशियल सिस्टम उसी जगह से शुरुआत हो गई भारत में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा का जनक भी इसीलिए कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने हर डिस्ट्रिक्ट में न्याय करने के लिए कलेक्टर को ये अधिकार दे दिए, ये राइट उनको दे दिया कि ये कोई भी डिसीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं, ये लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों कि सिखों के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो आपको ये बताना है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है। और तब तक मैं, रुक जाइए, तब तक जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में, ठीक है? 1828, 1831, 1849 और 1856। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों मिलाया था। किसने मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था 1849 में। किसको? पंजाब को। किस में मिलाया था? अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? विच राजपूत रूलर बिल्ट ए ग्रुप ऑफ हिल्स कॉल्ड जीज मोहम्मद शाही सो दैट पीपल कुड मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन? ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राजपूत जो शासक हैं, अच्छा इन्होंने ना एक और याद रखिएगा, जो आप नाम सुनते हैं एक दिल्ली में है भी वो, हाँ अजमेर में भी है, मतलब राजस्थान में भी है, आपने सुना होगा, सवाई जय सिंह। तो इन्होंने एक राजपूत शासक थे जिन्होंने पहाड़ा के लिए एक अलग से जिज मोहम्मद शाही नाम उसको जाना जाता है, वो शुरुआत में ही इन्होंने बना दिया था खगोल संबंधी अवलोकन करने के लिए, यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करने के लिए, जिनका नाम था सवाई जय सिंह। क्या नाम था? सवाई जय सिंह। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर आप बताएंगे तो मैं, मुझे खुशी होगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको आ रहा है ये चीज़। तो दोस्तों 1510 में
पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया? अल्फांसो द अल्बरकुक ने यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया। और ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फांसो द अल्बरकुक ने 1510 में गोवा पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, और यहीं पे उसने अपनी बहुत ही अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेशन की बना लिया था, पूरा सिस्टम बना लिया था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहीं पे करता था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है बहुत अच्छे खासे तरीके से, और मैंने आपको बताया भी है कि भारत में पुर्तगाली जो अवशेष पाए जाते हैं वो दरअसल 1961 में ये भारत को छोड़कर गए थे। 14 साल बाद आज़ादी के हमको छोड़कर गए थे ये। तो गोवा जो था उसको छोड़ करके दोस्तों जो पुर्तगाली गए थे ना, वो कब गए थे? 1961 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पोर्टुगीज जो गए थे छोड़कर हम लोग को 1961 में छोड़ के गए थे। और वहाँ पर आज भी भारत में अवशेष मिलते हैं, वहाँ के कल्चर की बहुत सारी हमें झलकें देखने को मिलती हैं। ठीक है, वहाँ पे रेस्टोरेंट मिलेंगे, वहाँ पे डिशेस मिलेंगे पुर्तगाली, वहाँ पे लोग मिलेंगे पुर्तगाली आपको। तो गोवा आप जाएंगे तो आपको अच्छी खासी वहाँ पे पुर्तगाली लोग से भेंट हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात बता दूं, एकमात्र ऐसा ये गोवा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे सिविल यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, मतलब हर धर्म के लिए सेम रूल और नियम होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखिए, अगर आप हमारे दोस्तों फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आप DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 638798, ठीक है, 638798 764। देखिए यहाँ पे नंबर भी इन्होंने गलत दे दिया है नहीं, 9, ये 2 4 6 9 ही नंबर दिया है। खैर, मैंने ऊपर भी नंबर यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है, हर पेज पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप कॉल करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और ये टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके अधिक पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से फुल फ्लेज एकदम सीक्वेंस से तैयारी किया कराया जाएगा आपका। जितने भी कोर्सेज BA BSc BCom LLB BA LLB की तैयारी किया जाएगा, इसमें आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स, PDF, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट सारे कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।